प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है क्लासेस देख रहे थे 8 सेमेस्टर का, और 2025 का पेपर सॉल्यूशन देख रहा था, इकोनॉमिक्स पॉलिसी इन इंडिया। तो उसके अंतर्गत आज का जो हमारा सबसे पहला सवाल है कि व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुआ इंडिया में, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। तो देखो, अगर हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का इंडिया में, तो 2025 से 2030 में जो है सेंटर्ड किया गया विकसित भारत, जो कि 2047 तक इसको जो है कंप्लीट कर लेना है। मतलब ये विजन, एक लक्ष्य अपनाया गया कि भाई हमें जो है विकसित भारत जो है डेवलप करना है। इसके ट्रांजिशन के लिए हमने रेगुलेटरी को एक्सपेंड किया टुवर्ड्स आउटकम ड्राइविंग गवर्नेंस एंड स्ट्रक्चरल मैच्योरेशंस के लिए, मतलब एक स्ट्रक्चर्स बनाया कि किस तरीके से जो है हमें आगे की ओर जो है बढ़ना है और किस तरीके से उसमें बेहतर चीज़ों को जो है अचीव करना है। तो देखो, इसमें अगर हम ड्राइव इन किया गया, अगर गवर्नेंस की बात किया जाए तो टैक्सेशन और रेगुलेटरी को सिंपल बनाया गया। न्यू इनकम टैक्स एक्ट लाया गया 2025 में, जो कि अप्रैल 2026 से ये इफेक्टिवली लागू किया गया है। और ये जो लैंडमार्क है ये रिप्लेस करता है 1961 में जो एक्ट लाया गया था आपका सिंप्लीफाइंग लैंग्वेज एंड कंसोलिडेशन प्रोविजंस का, उसको इसमें इंट्रोड्यूस किया गया एक यूनिफाइड टैक्स ईयर को और डिजिटल फर्स्ट फेसलेस एडमिनिस्ट्रेशन को जो है यहाँ पे मजबूती प्रोवाइड किया गया। दूसरा, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी यानी जीएसटी 2.0 यहाँ पे लॉन्च किया गया लेट 2025। और ये रिफॉर्म जो है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि मूव टुवर्ड 2 स्लैब रेजिम 5% और 18%, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया जा सके और क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स को भी रिड्यूस किया जा सके। और स्पेशली फॉर एमएसएमई यानी मीडियम स्मॉल माइनर जो इंटरप्राइजेज हैं, उन लोगों के लिए, एमएसएमई के लिए ये हेल्पफुल हो सके। दूसरा, लेबर और एम्प्लॉयमेंट रिफॉर्म भी आया, जिसमें आपका 4 न्यू लेबर कोड दिए गए, जैसे वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी दिया गया। सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर्स, गिग फॉर फर्स्ट टाइम 10 मिलियन गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए इंटीग्रेट किया गया फॉर्मल सोशल सेफ्टी नेट्स को। रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए आपका मनरेगा को रिप्लेस करके विकसित भारत ग्रामीण एक्ट 2025 लाया गया, जिसमें जो गारंटी वर्क था 100 दिन मनरेगा के अंतर्गत, उसे बढ़ाकर 125 दिन जो है कर दिया गया पर हाउस होल्ड, फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग ड्यूरेबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी रूरल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसको बेहतर करने के लिए, उसमें बेहतर अपॉर्चुनिटीज और उन लोगों को मिल सके, उसमें बढ़ावा के लिए जो है इस चीज़ के ऊपर जो है फोकस आपका जो है किया गया है। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग एमएसएमई एंड एक्सपोर्ट्स, है ना। तो जो इंडिया एम है टू बिकम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब थ्रू टारगेटेड सपोर्ट फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेज। पहला, एक्सपोर्ट प्रमोशंस मिशंस, इसमें जो है आउटलाइन किया गया 25,060 करोड़
जो कि 2031 तक, जिसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशंस के अंतर्गत हेल्प मिलेगा फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स को और एमएसएमई को ग्लोबल मार्केट को एक्सेस करने के लिए थ्रू सिंगल और डिजिटली ड्राइवन फ्रेमवर्क। माने सिंगल और डिजिटली ड्राइव किया जाएगा इस चीज़ को, ये यहाँ पे बताया गया है। साथ ही साथ क्रेडिट एक्सेस भी मिलेगा, यानी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज जो हैं, जो 5 करोड़ से 10 करोड़ कवर करते हैं, गवर्नमेंट जो है डबल क्रेडिट गारंटी जो है कवर देगा। फिर आपका फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन में अगर बात किया जाए तो बैंकिंग को जो है विकसित भारत के अंतर्गत एक हाई लेवल कमेटी के अंतर्गत फॉर्म किया गया और रिव्यू किया गया बैंकिंग सेक्टर को, ताकि नेक्स्ट ग्रोथ फेज में उसको प्रॉपर तरीके से अलाइन किया जा सके। असेट मोनेटाइजेशंस, देयर इज a renewed push to recycle रियल एस्टेट एसेट्स, जो कि CPSEs को थ्रू डेडिकेटेड REITs टू फंड फर्दर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए। लॉजिस्टिक में जो है गति शक्ति मास्टर प्लान का एम था, जो रिड्यूस किया लॉजिस्टिक कॉस्ट को बिलो 10% ऑफ GDP 2030 तक। ये मेन इसका मकसद है कि 2030 तक जो है अच्छा खासा लॉजिस्टिक में कमी मतलब जो कॉस्ट है लॉजिस्टिक का उसमें कमी लाया जा सके। और ये कौन सा प्लान बनाया गया है? गति शक्ति मास्टर प्लान। फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी में अगर बात किया जाए तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आपका डिजिटल को बैकबोन के तौर पे यहाँ पे देखा गया, और इंडिया पोजिशनिंग इटसेल्फ एज ए ग्लोबल, और इंडिया जो है अपने आप को ग्लोबल के तौर पे पोजीशन करना चाह रहा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में। और एनर्जी ट्रांजिशंस में अगर बात किया जाए तो लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग और क्रिटिकल मिनरल को डिज़ाइन किया गया एक सिक्योर लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टेबिलिटी और लीडरशिप इन ग्रीन टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि भारत में अभी ग्रीन एनर्जी को लेकर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जो कि सोलर एनर्जीज और विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जा रहा है। अभी काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों से जो है उस पर एक्शंस मोड में काम चल रहा है। डिस्कस द इन्वॉल्विंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडियाज डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। तो जो रोल है पब्लिक सेक्टर में इन इंडिया हैज ट्रांजिशनड फ्रॉम डोमिनेंट यानी कमांडिंग हाइट्स मॉडल टू स्ट्रेटजिक और फैसिलिटेटर ओरिएंटेड अप्रोच, जो कि एम्ड है एट अचीविंग विकसित भारत यानी डेवलप्ड इंडिया। कब तक? 2047 तक। इसके लिए 2025-26 पीरियड में ये जो इवोल्यूशंस है, मिनिमम गवर्नमेंट प्रेजेंस इन नॉन कोर एरिया, यानी जो नॉन कोर एरिया है उसमें जो गवर्नमेंट का आपका इंगेजमेंट होगा, है ना, यानी गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस होगा वो बहुत ही कम होगा। एंड एग्रेसिव टेक्नोलॉजी लीडरशिप इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर, और जो एग्रेसिव और टेक्नोलॉजी है उसमें गवर्नमेंट जो है एक लीडरशिप के तौर पे स्ट्रेटेजिक सेक्टर के तौर पे वहाँ पे इन्वॉल्व होगा। तो फ्रॉम डोमिनेंस टू स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस, तो एक न्यू PAC पॉलिसीज लाया गया था 2021 में। इसका रिमेन्स ये था कि ब्लूप्रिंट फॉर शिफ्ट कैटेगराइजिंग पब्लिक सेक्टर, ताकि स्ट्रेटजिक और नॉन स्ट्रेटजिक एरिया को क्लासिफाई किया जा सके। स्ट्रेटजिक कोर जैसे डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकॉम, पावर एंड पेट्रोलियम एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। नॉन स्ट्रेटजिक एग्जिट
जैसे आपका इंटरप्राइजेज इन ऑल अदर सेक्टर्स बीइंग कंसिडर्ड फॉर प्राइवेटाइजेशन, मर्जर और क्लोजर. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ हाई वैल्यूज एंटिटीज जैसे IDBI बैंक इज एडवांस्ड स्टेज इन 2025-26. कैटलिस्टिक फॉर हाईटेक एंड फ्रंटियर ग्रोथ. हाईटेक एंड फ्रंटियर ग्रोथ. तो जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं हैज़ पिवोटेड टुवर्ड्स स्पीयरहेडिंग यानी सनराइज सेक्टर्स जो रिक्वायर करता है मैसिव कैपिटल और रिसर्च को, जैसे सेमीकंडक्टर सॉवरिटी अंडर ISM 2.0 और एनर्जी ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशंस जिसमें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशंस, बायो एनर्जी प्रोग्राम, ये सब जो है आपका लीड करता है. बायो फार्मा लीडरशिप जिसमें बायो फार्मा शक्ति मिशंस यूज़ किया गया ताकि पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और रेगुलेटर्स का एक अच्छा पोजीशंस हो सके इंडिया में एज ए ग्लोबल हब के तौर पे फॉर बायोलॉजिक्स एंड बायो सिमिलर्स. ठीक है. उसके बाद आता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI and governance. DPI and governance. The public sector's most transformative role is now as a architect of digital public infrastructure. Digital public infrastructure. DPI 2.0 मूविंग बियॉन्ड आइडेंटिटी यानी आधार एंड पेमेंट जो कि UPI के थ्रू आपका होगा. और दूसरा फैसिलिटेटर रोल जिसमें इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स गवर्नमेंट नाउ प्रोवाइड्स डिजिटल एंड फिजिकल यानी बिल्डिंग ब्लॉक जैसे नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम ताकि प्राइवेट सेक्टर फ्लोरिश आपका हेल्प हो सके. इंस्ट्रूमेंट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड रीजनल बैलेंस, इसके लिए अगर बात किया जाए तो फाइनेंशियल इंक्लूजन्स में आपका दो पार्ट किया गया एटलीस्ट PSEB का वर्ल्ड स्टॉप जो कि 2047 तक इसका मेन उद्देश्य था कि उसको प्लेस किया जा सके ताकि गवर्नमेंट जो है वेलफेयर डिलीवरी प्रोवाइड करे और जो रूरल क्रेडिट है वो भी कंटिन्यूली आपका वर्क करता रहे. रूरल ट्रांसफॉर्मेशन में जो है विकसित भारत गारंटी एक्ट लाया गया जो मनरेगा को हटाकर लाया गया और इसमें 125 दिन का वर्क गारंटी दिया गया ताकि जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे वाटर स्कार्सिटी एसेट्स और रूरल रोड्स इस सभी में आपका बेहतर बिल्डिंग हो सके, मतलब बेहतर काम जो है यहाँ पे आपका हो सके उसको ध्यान में रखते हुए. अगला सवाल है एग्जामिन द रोल ऑफ एजुकेशन. एग्जामिन द रोल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इन जेंडर डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी रोल बताना है एजुकेशंस का और हेल्थ इन जेंडर डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में. तो अगर हम बात करें एजुकेशन और हेल्थ का तो ये दो पिलर है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस का. जो पर्सनल डेवलपमेंट तो प्रोवाइड करता ही है साथ ही साथ वो नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ में भी मदद करता है. अगर हम करेंटली अगर आज की बात किया जाए 2025-26 में तो वुमेन लीड डेवलपमेंट और जो कि नो लॉन्गर जस्ट अ सोशल गोल है ना, कोई लॉन्गर नहीं एक सोशल गोल के तौर पे यहाँ पे लिया गया है.
रोल ऑफ एजुकेशन अगर बात किया जाए तो जेंडर डेवलपमेंट जैसे अचीविंग पैरिटी, एम्पावरमेंट यानी हायर एजुकेशन को रिलेट विद डिले मैरिज, रिड्यूस्ड फर्टिलिटी रेट्स एंड इंक्रीज हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग पावर फॉर वोमेन। यानी हायर एजुकेशंस के कारण से जो मैरिज का जो एज है वो कहीं ना कहीं डिले होता जा रहा है, जिसके कारण से जो फर्टिलिटी रेट है वो आपका रिड्यूस होता जा रहा है। STEM इंक्लूजन, इसमें जो है फीमेल इनरोलमेंट है आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में, जो कि 42.57% आपका हो गया था इन 2025, और धीरे धीरे ये ग्लोबल एवरेज जो है बढ़ता ही जा रहा है। ये ग्लोबल एवरेज जो है बढ़ता ही जा रहा है। समझे? उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें जीडीपी इम्पैक्ट करता है आपका 1% नियरली पॉइंट, और जो कि इंडिया को एनुअल जीडीपी ग्रोथ में बूस्ट दे रहा है। लेबर क्वालिटी, लेबर के लिए जो है अलग अलग रूल्स लाए जा रहे हैं ताकि जो मैनेजरियल रोल है आपका वो इंक्रीज हो सके 102.5% बिटवीन 2017 से 2025 तक। रोल अगर बात करें ऑफ हेल्थ तो जेंडर डेवलपमेंट में सर्वाइवल रेट जो कि सेक्स रेशियो एट बर्थ वो इम्प्रूव हुआ है 2021-23 में 917, जो कि 17 से 19 में 904 था, जो कि इंडिकेट करता है बेटर सर्वाइवल आउटकम्स फॉर गर्ल्स। यानी पहले क्या होता था कि आपका गर्ल्स को जन्म नहीं लेने दिया जाता था, कहीं ना कहीं किसी इलीगल या किसी भी तरीके से पता चल गया कि भाई फीमेल पैदा हो रही है तो उसको मार दिया जाता था। तो वो रेट जो है यहाँ पे आपका 2021-23 के डाटा के हिसाब से अगर हम बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी जो है देखने को मिला है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ये भी आपका 78.4 ईयर्स जो है आपका बढ़ गया है, यानी रीच कर गया है इन 2025, जो प्रोवाइड करता है लॉन्गर विंडो फॉर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। एंड मैटरनल आउटपुट्स, यानी मैटरनल मोर्टलिटी रेशियो वो ड्रॉप हो गया है सिग्निफिकेंटली 88, और ये रिफ्लेक्ट करता है बेटर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्सेस को। किसको? बेटर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्सेस को। इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें आपका प्रोडक्टिविटी गेन जो कि आपका 2025 तक इंडिया में $22 बिलियन जो है आपका ऐड हुआ है, और ये एड्रेस किया गया है जेंडर हेल्थ गैप को। जैसे एग्जांपल के तौर पे न्यूट्रिशंस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कुड ऐड एटलीस्ट इतना, मतलब $22 बिलियन, और इंटर जनरेशनल बेनिफिट्स, हेल्थ द मदर्स कैन मोर लाइकली टू हैव हेल्दी एजुकेटेड चिल्ड्रेन, और क्रिएट कर रहा है एक विक्टर्स साइकिल को फॉर ग्रोथ पर्पस। सिनर्जेटिक इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यानी इंडिया फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है 35.3% जो है बढ़ा है 2025 में, एज कंपेयर 2018 में 22.9% ही था। जो ओवरऑल जेंडर
एम्प्लॉयमेंट गैप को कुड ऐड 770 बिलियन डॉलर टू जीडीपी। जीडीपी में जो है 770 बिलियन डॉलर जो है उसमें ऐड हुआ, हमारा जो देश का जीडीपी है उसके अंतर्गत। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक जो है इम्प्रूव हुआ ताकि 130 मान पॉइंट पे आ सके इन 2025, है ना। मतलब जो पहले रैंक बहुत ज़्यादा पीछे था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होकर 2025 में 130वां नंबर पे जो है आपका आ चुका है। अगला सवाल है, क्रिटिकली रिव्यू करना है रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी को मेजर्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसीज है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ऑफ अप्रैल 2026 मीटिंग रिफ्लेक्ट करता है एक स्ट्रेटेजिक पिवोट को टुवर्ड्स कॉशन स्टेबिलिटी इन रिस्पॉन्स टू वोलेटाइल ग्लोबल इन्वायरमेंट। माने ग्लोबल इन्वायरमेंट में एक वोलेटाइल पर्पस के लिए जो स्टेबिलिटी हमें चाहिए वो कहीं ना कहीं खतरे में नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं खतरे में नज़र आ रहा है। तो उसको लेकर यहाँ पे जो है रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा अब लेकर डिसीजंस लिया गया है। जैसे आपका रेपो रेट जो है मेंटेन किया गया एट 5.25% फॉर सेकेंड कंजिक्यूटिव मीटिंग। पॉलिसी स्टैंस जो कि न्यूट्रल स्टैंस लिया गया। कॉरिडोर रेट जो कि आपका पहले स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है रिमेन्स 5% और बैंक रेट STD एट 5.5%। माइक्रो प्रोजेक्शंस फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्ट किया गया है 6.9%। मॉडरेशंस फ्रॉम 7.6% रिकॉर्ड किया गया इन फाइनेंशियल ईयर 2026 ड्यू टू सप्लाई साइड शॉक। और CPI इन्फ्लेशन जो है प्रोजेक्ट किया गया था आपका 4.6 फ्रॉम वेरी बिगिनिंग 2.1% एवरेज रहा आपका फाइनेंशियल ईयर 2026। क्रिटिकल रिव्यू अगर हम देखें रिसेंट मेजर्स का तो शिफ्ट फ्रॉम एजिंग टू डाटा डिपेंडेंट पाउज, यानी RBI जो है डिलीवर किया एक कुमुलेटिव 125 बेसिक पॉइंट्स रिडक्शंस का इन रेपो रेट जो कि अक्रॉस 2025 ताकि सपोर्ट ग्रोथ मिल सके। अप्रैल 2026 में डिसीजन लिया गया कि जो होल्ड रेट है वो मार्क किया जाए एट द एंड ऑफ दिस एजिंग साइकिल। और जो क्रिटिक्स है या जो एनालिस्ट हैं वो नोट करें डोविस पाउज को और प्रैग्मेटिक रिस्पांस प्रोवाइड करें जो सप्लाई साइड शॉक है, यानी वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट के कारण से उस चीज़ को, ताकि जो हमारा कमोडिटी है जैसे क्रूड ऑयल के लिए उसका प्राइस में ज़्यादा हाइक ना हो। और जिसमें मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस हिसाब से अगर हम बात करें जो कि 10 से 12 मई के बीच में, तो एक न्यूज़ आप देख रहे होंगे 2026 में ही ये न्यूज़ है 2026 का। इसमें अभी न्यूज़ ये दिया गया है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने एक स्पीच दिया है। उस स्पीच के अंतर्गत बोला है कि पेट्रोल और डीजल साथ ही साथ आपका सोना यानी गोल्ड को बाई करने से वो मना कर रहे हैं। मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर गोल्ड और क्रूड ऑयल यानी पेट्रोल वगैरह जो है ये कहाँ से आता है? तो ये सब जो है आपका आता है वेस्ट एशिया से, और वहाँ पे जो है अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, वहाँ पे अभी जो है आपका कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इसलिए है ना, इसलिए यहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसको
ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्पीच दिया कि कम से कम यूज करें। तो ये सारी चीजें आपको करंट न्यूज भी जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, अर्ली 2026 आपका बैरेंट क्रूड ऑयल विच क्रॉस $100 बैरल आपका हो चुका है, जो कि मेजर चैलेंज है करंट पॉलिसीज को। इसीलिए जो है आपको सुनने को मिला भी होगा कि भाई आपका जो गोल्ड है या तेल है वो कम खरीदें। ये हमारे प्रधानमंत्री का ही जो है भाषण है। ठीक है। ताकि इफेक्टिवली जो क्रूड ऑयल का शॉर्टेज होगा उसको धीरे धीरे उसको मैनेज किया जा सके, है ना। इसके अलावा लिक्विडिटी एंड पॉलिसी ट्रांसमिशंस, सरप्लस और टाइटनेस, मतलब किस चीज को ज्यादा, है ना, ज्यादा सरप्लस प्रोवाइड किया जाए और किसको कम यानी टाइटली प्रोवाइड किया जाए, उस चीज को भी यहां पे जो है मेंटेन कर सकें। ठीक है। ताकि जो ट्रांजिशन गैप है यानी डिस्पाइट रेट कट इन 2025 ट्रांसमिशन टू कैपिटल मार्केट हैज बीन इनकम्प्लीट, तो आरबीआई इज नाउ यूजिंग टूल ओपन मार्केट ऑपरेशन और वेरिएबल रेट रेपो। ये आपका इंश्योर करता है लोअर पॉलिसीज रेट्स को, जो एक्चुअली बोरोअर और बिजनेसेस को रीच करने के लिए होता है। ठीक है। रेगुलेटरी एंड कस्टमर सेंट्रिक रिफॉर्म्स, रेगुलेटरी एंड कस्टमर सेंट्रिक रिफॉर्म्स, इसमें आपका जो है एमएसएमई को सपोर्ट दिया गया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट फ्लो को बूस्ट कर सके। कस्टमर प्रोटेक्शंस यानी न्यू कंपनसेशन फ्रेमवर्क लाया गया ताकि जो स्मॉल वैल्यू डिजिटल फ्रॉड्स होते हैं वो कम किया जा सके, और मिस सेलिंग जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, मिस सेलिंग जो हो रहा है उस चीज़ को जो है आपका कम हो सके। ओके। मार्केट डिपेंडिंग अलाउ करता है बैंक्स को टू लीड रीट एंड परमिट नो बैंक इंटाइटीज, माने कोई भी बैंक इंटाइटीज आपका ना हो सके, है ना। मतलब मार्केट डिपेंडिंग जो है वो कम हो और जो डाइवर्सिफिकेशंस है क्रेडिट का वो हमारा इम्प्रूव हो सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारा डाइवर्सिफिकेशंस देखने को मिले। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एनालाइज द ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम
इंटरप्राइजेज MSME, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज इन इंडिया पोस्ट 1991। तो पोस्ट 1991 माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज सेक्टर जो है इंडिया में वो इन्वॉल्व किया गया फ्रॉम प्रोटेक्टेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मॉडल इनटू कॉम्पिटिटिव ग्लोबली इंटीग्रेटेड बैकबोन के तौर पे नेशनल इकोनॉमी का और आज इंडिया के जीडीपी में 30% जो है कंट्रीब्यूट करता है और टोटल एक्सपोर्ट का 45% एज 2025-26 रिपोर्ट के हिसाब से। तो 1991 में जो पॉलिसी फ्रेमवर्क था वो लिबरलाइजेशन था, उसको फॉलो करते हुए गवर्नमेंट जो है शिफ्टिंग किया फोकस फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑन टू प्रमोशन, माने प्रोटेक्शन के साथ साथ हम प्रमोशन भी प्रोवाइड करेंगे, है ना, प्रोटेक्शन भी देंगे और प्रमोशन भी प्रोवाइड करेंगे, है ना, प्रोटेक्शन के साथ साथ प्रमोशंस भी जो है हम प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद आपका MSMED एक्ट 2006 में लाया गया। ये लैंडमार्क था लेजिस्लेशंस का जो कि ऑफिशियली रिप्लेस किया जो आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज था विद MSME, है ना, MSME के साथ इसको जो है क्या किया गया, रिप्लेस किया गया, है ना, इसको क्या किया गया, रिप्लेस किया गया। और 2020 में फिर से इसको रिवाइज किया गया ताकि जो फर्म है उसको अलाउ कर सके, स्केल अप किया जा सके विदाउट लूजिंग गवर्नमेंट बेनिफिट्स, यानी गवर्नमेंट बेनिफिट्स को बिना लूज किए हुए। और एक्सपैंड किया गया इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर को, है ना, टर्नओवर एरिया और क्राइटेरिया और जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है उसको क्या किया गया, एक्सपैंड किया गया, मतलब उसमें कुछ चेंजेस किया गया। जैसे हम अगर बात किया जाए इन्वेस्टमेंट प्लांट्स एंड मशीनरी और इक्विपमेंट के ऊपर और एनुअल टर्नओवर, तो माइक्रो है तो 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट, एनुअल टर्नओवर 5 करोड़। स्मॉल इंटरप्राइजेज है तो 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 50 करोड़ एनुअल टर्नओवर। मीडियम इंटरप्राइजेज है तो आपका 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ तक एनुअल टर्नओवर होना चाहिए। मतलब ये चीज़ें में जो है इम्प्रूवमेंट किया गया ताकि जो गवर्नमेंट का जो बेनिफिट्स है वो आपका ना छूटे, है ना, इन इंडस्ट्रीज का ऊपर गवर्नमेंट का सपोर्ट बना रहे। ग्रोथ पैटर्न्स पोस्ट 1991, तो यूनिट एंड आउटपुट के बारे में बात किया जाए तो 1991 में अप्रॉक्सीमेटली 6.79 मिलियन यूनिट्स थे और वही 2026 में 5.7 करोड़ MSME जो है आपका रजिस्टर्ड हो गया है ऑन उद्यम पोर्टल, है ना, उद्यम पोर्टल के अलोंग। मतलब अगर हम इंक्रीज देखें तो एक्सपोनेंशियली ये इंक्रीज हुआ है 6.3 टाइम्स रेट के हिसाब से फास्टर। और एम्प्लॉयमेंट अगर देखें MSME के अंतर्गत तो ये सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया में आफ्टर एग्रीकल्चर, यानी MSME के अंतर्गत आपका अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, यानी लोगों को रोजगार यहाँ पे जो है मिलता है, अच्छा खासा रोजगार जो है लोगों को मिलता है। समझे, अच्छा खासा रोजगार जो है यहाँ पे मिलता है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर ग्रोथ जो है वो इंक्रीजली ड्राइव किया गया है बाय स्पेशलाइज्ड क्लस्टर्स इन सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स और ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स, इन सभी में। तो इंडस्ट्रियल क्लस्टर मतलब इंडस्ट्रीज में भी जो है आपका अच्छा खासा ग्रोथ जो है देखने को मिला है। कब से?
1991 से टिल अब तक काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ जो है देखने को मिला है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस 2025-26 में अगर बात किया जाए तो जनवरी 2026 तक आपका 7 करोड़ यूनिट्स जो है स्ट्रक्चर किया गया है वाया उद्यम पोर्टल के थ्रू, जो कि डिजिटलाइजेशंस को एक्सेलरेट किया गया। एक्सपोर्ट इंजन एमएसएमई जो है एसोसिएट करता है आपका प्रोडक्ट्स जो कि अकाउंटेड होता है आपका फॉर 45.73% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट इन 2023-24। वुमेन लीड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लाइक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया जो कि सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है फीमेल इंटरप्राइजेज और एंटरप्रेन्योरशिप पार्टिकुलरली इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया में, है ना। रूरल और सेमी अर्बन एरिया में वुमेन लीड डेवलपमेंट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत जो फीमेल इंटरप्राइजेज हैं उन लोगों को, है ना, फीमेल इंटरप्राइजेज को प्रमोट किया गया ताकि जो महिलाएं हैं वो भी एक उद्यमी बन सके, वे लोग भी जो है अपना खुद का बिजनेस जो है स्टार्ट कर सके ताकि वो अपने जीवन में एक अच्छा सफल घर या परिवार बना सके। परसिस्टेंट चैलेंजेस जैसे क्रेडिट गैप, टेक्नोलॉजिकल गैप और आपका कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो कि इमर्जिंग ग्लोबल नॉर्म्स को हिसाब से हमारा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये एक 3 मेजर चैलेंजेज है जिसमें स्मॉल एक्सपोर्टर्स हु स्ट्रगल विद हाई सर्टिफिकेशन कॉस्ट, यानी जो स्मॉल एक्सपोर्टर्स होते हैं उनका जो एक्सपोर्ट के लिए स्ट्रगल होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल उन्हें करना पड़ता है। आई होप कि यहाँ तक जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस किया वो एक क्वेश्चंस आपको जो है डेफिनेटली समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।